हेलो दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पे। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग को बताया जाने वाला है हिस्ट्री मेजर 2 सेमेस्टर 2 का क्वेश्चंस के बारे में। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना बोल रहे थे कि सर इसका तैयारी कब करवाइएगा। तो आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं हिस्ट्री मेजर 2 का क्वेश्चन। ठीक है, इसके पहले भी आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन करवा दिया गया था, चाहे वो सेमेस्टर 6 का हो, 5 का हो, कोई भी हो। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो उसको आप पढ़ लीजिए। ठीक है, मैं अलग से उसका प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। और आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में जानेंगे, जिसका क्वेश्चन आपका क्या था कि विजेता एवं साम्राज्य निर्माता के रूप में बाबर का मूल्यांकन करें। अब देखिए, ये आपका क्वेश्चन है कि विजेता एवं साम्राज्य निर्माता के रूप में बाबर का मूल्यांकन करना। ठीक है, लेकिन अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता, मतलब बाबर से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, आपको सारा का आंसर सेम लिखना है। अब देखिए किस तरह का क्वेश्चन आपको आएगा। सो देखिए, बाबर से रिलेटेड इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। इससे पहला आपका क्वेश्चन यही था कि विजेता एवं साम्राज्य निर्माता के रूप में बाबर का मूल्यांकन करें। ठीक है, इसके बाद आपको क्वेश्चन आ सकता है कि बाबर की भारत विजय का वर्णन करें, कि बाबर ने जो तो भारत विजय किस प्रकार से किया, इसके बारे में आपको चर्चा करना है। या तो फिर पूछ सकता है आपको कि बाबर भारत में मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। विवेचना कीजिए, इसके बारे में बताना आपको कि बाबर जो है भारत में जो है मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था कि नहीं था। फिर आगे आपको पूछ सकता है कि बाबर के प्रारंभिक जीवन एवं उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, कि बाबर की प्रारंभिक जीवन कैसा था, उसका उपलब्धियाँ कि कैसा था, इसके बारे में आप लोग को वर्णन करना है। या तो फिर पूछ सकता है आपको कि बाबर में उच्च कोटि की सैन्य प्रतिभा थी, इस कथन के आलोक में उसकी सैन्य प्रतिभा का मूल्यांकन कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। मतलब कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको एक ही आंसर देना है जो आपको बताया जाएगा अभी। ठीक है, अब देखिए बाबर का जन्म जो हुआ था आपका 14 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब शॉर्ट्स में थोड़ा सा समझ लीजिए कि बाबर का जन्म कब हुआ था, 14 फरवरी 1883 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब देखिए ये क्या चाहता था, ये पूरा भारत पे जो है ना अपना कब्जा करना चाहता था। ठीक है, इसके मन में हमेशा से यही था कि हम क्या करें, पूरे भारत पे अपना कब्जा कर लें। क्योंकि ये बचपन से ही क्या था, वीर था। इसके माइंड में जो ना हमेशा चलते रहता था कि हम क्या करेंगे, भारत पर विजय करेंगे। मतलब ये बचपन से ही क्या था, तेज था पूरा। इसके जो बताया जाता है कि इसके खून में जो है ना 2 महान विजेताओं का रक्त बहता है। ठीक है, एक तो ये पहला था कि उमर शेख तैमूर का, ये मतलब तैमूर वंश का ये शासक था। ठीक है, और दूसरा जो चंगेज़ खान का भी शासक था, वंशज था। इसके इसीलिए जो बोला जाता है कि इसमें इसके शरीर में जो 2 महान विजेताओं का रक्त बहता है। ठीक है, अब ये जो आपका शॉर्ट स्टोरी था, अब जानते हैं, मतलब यही जानिए पूरा स्टोरी में यही बताया जाता है कि किस प्रकार जो है बाबर जो है भारत पर विजय प्राप्त करता है। देखिए यहाँ पे उत्तर में आपको बताया गया है, उत्तर में थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे। देखिए बताया गया बाबर का जन्म जो है 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। बाबर का जन्म कब हुआ, 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। उसका जन्म, उसका पिता का नाम जो था उमर शेख मिर्ज़ा था। उसका पिता का नाम क्या था, उमर शेख मिर्ज़ा था। उमर शेख तैमूर का 5वां वंशज था। उमर शेख जो था तैमूर वंशज का जो है ना 5वां वंशज था, तथा फरगना के एक छोटे राज्य के स्वामी था। और ये लोग कौन था, कहाँ का था, फरगना के एक छोटे राज्य का स्वामी था। बाबर की माता का नाम कुतलुक निगार था। उनके माता का नाम क्या था, कुतलुक निगार था, जो चंगेज़ खान की वंशज यूनुस की पुत्री थी। जो किसके पुत्री थी, चंगेज़ खान के वंशज की पुत्री थी। ठीक है, इस प्रकार बाबर के शरीर में 2 महान विजेताओं का रक्त बहता था। इसे बताया था आपको किस प्रकार जो है बाबर के जो शरीर में है वो 2 महान विजेताओं का रक्त बहता था। ठीक है, पहला आपका हो गया शेख तैमूर वंशज का, और दूसरा आपका क्या हो गया, चंगेज़ खान का। बताया जाता है कि अपने पिता की आकस्मिक मृत्यु के उपरांत बाबर 11 वर्ष की आयु में फरगना का शासक बना। हुआ क्या कि अपने पिता की मृत्यु के बाद, मतलब उसके देहांत के बाद क्या हुआ, 11 वर्ष की आयु में जो था ये क्या बन गया, फरगना का शासक बन गया। ठीक है, जिस समय वह गद्दी पर बैठा उसके समक्ष जो था बहुत सारी कठिनाइयाँ थी। उसे सबसे अधिक खतरा किससे था, अपने चाचा अहमद मिर्ज़ा और मामा महमूद खां से था। ठीक है, मतलब उसके अपने नहीं थे। अब देखिए इसके आगे हम लोग जानेंगे कि विजेता एवं साम्राज्य निर्माता के रूप में बाबर का परिचय। वो तो आपका अर्थ हो गया, उसका परिचय हम लोग जान लिए। ठीक है, लेकिन अब हम लोग जानना है कि विजेता के रूप में
बाबर का परिचय किस प्रकार से। देखिए बताया गया है पॉइंट नंबर 1 में कि मुगल शासकों ने लगभग 300 सालों तक भारत में अपनी हुकूमत चलाई और इस दौरान मुगल साम्राज्य के कई महान परमवीर योद्धा भी आए जिनका वर्णन भारतीय इतिहास में देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि मुगल शासकों ने 300 सालों तक भारत पर क्या किया, अपना हुकूमत चलाया और इस दौरान जो है मुगल साम्राज्य में कई महान विद्वान आए, ठीक है, जिनका वर्णन जो है भारतीय इतिहास में देखने को मिलता है। लेकिन मुगल वंशज के बाबर ना सिर्फ एक महान योद्धा थे बल्कि सबसे महान शासक भी थे। बताया जाता है कि मुगल वंश के जो बाबर जो थे वो सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं थे बल्कि वे महान शासक भी थे, क्योंकि जिन्होंने मुगल राजवंश की नींव रखी थी। जिन्होंने क्या किया था, मुगल राजवंश का नींव को खड़ा किया था, इसका पिलर को खड़ा किया था। देखिए पॉइंट 2 में बताया जाता है कि बाबर भारत के पहले मुगल सम्राट थे जिनका पूरा नाम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर जो थे भारत के पहले मुगल सम्राट थे जिनका पूरा नाम क्या था, जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। मुगल साम्राज्य के सम्राट बाबर फरगना घाटी के शासक उमर शेख मिर्ज़ा के सबसे छोटे बेटे थे। पिता की मौत के बाद महज 11 साल की उम्र में ही राज्य की जिम्मेदारी सौंप दी गई। मतलब 11 साल की उम्र में ही इसके ऊपर जो था ना राज्य की पूरी जिम्मेदारी आ गई थी। उन्हें कम उम्र में सिंहासन पर बैठा दिया गया। इसकी वजह से उन्हें अपने रिश्तेदारों का भी विरोध का सामना करना पड़ा। उनको जो था कम उम्र में जो है सिंहासन पर बैठा दिया गया, जिसकी वजह से उनको अपने रिश्तेदारों का भी सामना करना पड़ा। जैसे उनके चाचा थे, उनके मामा थे, इनके अपने नहीं थे, वो सब अपने थे। मतलब वो लोग चाहते थे कि हम लोग यहाँ का क्या बने, राज्य सिंहासन को संभालें। देखिए पॉइंट नंबर 3 में बताया गया है कि छोटी सी उम्र में ही बहादुर योद्धा ने अपने क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए सैन्य अभियानों की शुरुआत ही कर दी। अब हुआ क्या कि छोटी सी उम्र में भी क्या कर दिया, बाबर ने बहादुर योद्धा के जैसे अपने क्षेत्रों का विस्तार करना शुरू कर दिया और अपने क्षेत्रों के लिए सैन्य अभियानों का शुरुआत कर दिया। हालांकि अपने शुरुआती अभियानों के दौरान इस वीर योद्धा ने फरंगना शहर में अपना नियंत्रण खो दिया। हुआ क्या कि इस समय मतलब ये थोड़ा सा ये तो कम उम्र का था, कम उम्र के होने के साथ साथ ये अपना मतलब साम्राज्य को विस्तार करना चाह रहा था। लेकिन हुआ क्या कि यही विस्तार के कारण उसका फरंगना को अपना शहर में जो था ना उसका नियंत्रण खत्म हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि उसके चाचा और मामा दोनों ने क्या किया, बाबर की अल्पायु का मतलब कम उम्र का लाभ उठा करके दोनों बार फरंगना पर संयुक्त आक्रमण किए। दोनों ने क्या किया, संयुक्त आक्रमण किया और वहाँ पे एक तरफ बच गए कौन, बाबर। ये लोग दोनों एक साथ थे, किंतु बाबर ने दृढ़तापूर्वक उनका मुकाबला कर आक्रमणों को विफल कर दिया। हुआ क्या कि बाबर ने जो था पूरा एकदम सख्ती से उनका मुकाबला किया और उनके आक्रमणों को क्या कर दिया, विफल कर दिया। अंत में वे समझौता कर समरकंद वापस चले गए। अंत में क्या हुआ कि वे समझौता करके समरकंद वापस चले गए थे। इस प्रकार बाबर ने बाह्य आक्रमण से अपने राज्य को सुरक्षित कर लिया था। इस प्रकार क्या हुआ कि बाबर ने जो था बाह्य आक्रमण से मतलब उनके मामा और चाचा जी के आक्रमण से क्या किया, अपने आप को सुरक्षित कर लिया। तत्पश्चात अपनी आंतरिक स्थिति को सुदृढ़ किया और उसी प्रकार क्या किया, अपने आंतरिक स्थिति को भी वो सुदृढ़ किया। जहाँ पे उसको लग रहा था कि कमजोरी है उसको क्या किया, वो बढ़िया से बनाया उसको और मजबूत किया। देखिए इसके अगले पॉइंट में बताया गया कि बाबर एक महत्वाकांक्षी शासक था। बाबर कैसा था, एक महत्वाकांक्षी शासक था। फरंगना में अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के बाद, फरंगना में जो था अपना स्थिति को सुदृढ़ कर लिया, मजबूत कर लिया। उसके बाद क्या किया कि वह तैमूर की राजधानी समरकंद को जीतना चाहता था। वह तैमूर की राजधानी जो थी समरकंद, उसको वो जीतना चाहता था, हर हालत में जीतना चाहता था, जिस पर उसके चाचा अहमद मिर्ज़ा का अधिकार था। जिस पर उसके चाचा अहमद मिर्ज़ा का अधिकार था। उसने 2 बार समरकंद पर आक्रमण किया। उसने जो था 2 बार समरकंद पर आक्रमण किया था। समरकंद को जीतने का पहला प्रयत्न उसने कब किया था, 1496 ईस्वी में किया, परंतु उसे सफलता नहीं मिला। मतलब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ठीक है, परंतु उसे क्या हुआ, सफलता नहीं मिला। ठीक है, 1497 ईस्वी में उन्होंने समरकंद पर दूसरी बार आक्रमण किया। 1497 में क्या किया, उसने दूसरी बार समरकंद पर आक्रमण किया और उसे सफलता भी मिली, दूसरी बार उसको सफलता मिल गया। किंतु उसकी यह विजय स्थायी नहीं रह सकी। लेकिन उसका जो विजय था समरकंद पर, उसका जो विजय रहा वो स्थायी नहीं रह सका, मतलब ज़्यादा दिन तक टिका नहीं। उसकी अनुपस्थिति में उसके राज्य फरंगना में विद्रोह हो गया। उसकी अनुपस्थिति जिसमें वो वहाँ पे नहीं था, उसकी उपस्थिति में क्या हुआ कि फरंगना में जो था विद्रोह हो गया। विद्रोह को दबाने के लिए बाबर ने समरकंद से फरगना को कूच दिया। अब हुआ क्या कि विद्रोह को दबाने के लिए बाबर ने समरकंद से फरगना को कूच दिया, किंतु उसके वहाँ पहुँचने से पहले ही
फरगना पर विद्रोहियों का अधिकार हो चुका था। अब हुआ क्या कि जब तक वहाँ पे बाबर पहुँच सके, ठीक है, वहाँ पे पहुँचने से पहले ही वहाँ पे उनके विद्रोहियों का अधिकार हो चुका था। विद्रोहियों ने बाबर के सौतेले भाई जहांगीर मिर्जा को फरगना की गद्दी पर बैठा दिया। हुआ क्या, उसके विद्रोहियों ने क्या किया, बाबर के सौतेले भाई जहांगीर मिर्जा को फरगना की गद्दी पर बैठा दिया तथा राज्य का शेष भाग उसके मामा महमूद खां ने अधिकार कर लिया। उसके बाद क्या हुआ कि राज्य का जितना भाग था उसको क्या कर लिया, उसके मामा ने क्या किया, अपने अधिकार में कर लिया। बाबर फरगना से पुनः समरकंद लौटा। बाबर जो है वापस कहाँ लौटा, समरकंद लौटा, किंतु उज़्बेक सरदार सोबानी खान ने समरकंद पर अधिकार कर लिया। अब वहाँ पे भी क्या हुआ कि वहाँ का जो सरदार था सोबानी खान ने समरकंद पर भी आक्रमण कर लिया था, अधिकार कर लिया था। इस प्रकार फरगना और समरकंद दोनों बाबर के हाथ से निकल गया। इस प्रकार क्या हुआ कि बाबर के हाथ से तो समरकंद भी निकल गया और फरगना भी निकल गया जो उसका अपना शासक था। आगे क्या हुआ कि 1501 ईस्वी में सैबानी खां से पराजित होकर जब बाबर इधर उधर भटक रहा था, उसी वर्ष काबुल के शासक और बाबर के चाचा उलुग बेग मिर्ज़ा की मृत्यु हो गई। ठीक है, इस स्थिति से लाभ उठाकर, इस स्थिति का लाभ उठाकर क्या किया, बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल पर आक्रमण कर दिया। इस स्थिति का फायदा उठाया तुरंत, ठीक है, और 1504 ईस्वी में क्या किया, काबुल पर आक्रमण कर दिया और अधिकार कर लिया अपना। काबुल विजय के पश्चात बाबर के राजनीतिक जीवन में स्थिरता आ गई। काबुल विजय, जैसा ही काबुल पे अपना अधिकार कर लिया, उसके बाद बाबर के राजनीतिक जीवन में क्या आया, स्थिरता आया। वह वहाँ का शासक बन गया। वह कहाँ क्या बन गया, वहाँ का शासक बन गया काबुल का, ठीक है। और 1507 ईस्वी में उसने बादशाह की उपाधि धारण की। 1507 ईस्वी में जो है उसने अपने बादशाह की उपाधि को धारण कर ली, ठीक है। अब देखिए आगे क्या हुआ कि काबुल का शासक होने के पश्चात भी बाबर समरकंद को जीतने में अपनी लालसा को समाप्त नहीं कर सका। देखिए काबुल का शासक होने के बावजूद भी समरकंद को वो अब जीतना चाहता था। हमेशा उसका मन में यही था, लालसा उसका मन में था कि हम समरकंद को जीत कर रहेंगे। 1510 ईस्वी में मर्व के युद्ध में ईरान के शाह इस्माइल से लड़ते हुए अपने प्रबल शत्रु सैबानी खान की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ। बाबर ने एक बार फिर समरकंद जीतने का निर्णय किया। उसके शाह इस्माइल के संधि कर ली। उसने क्या किया, शाह इस्माइल से संधि कर लिया, ठीक है। उसकी सहायता से 1511 ईस्वी में समरकंद पर ही नहीं बल्कि बुखारा और खुरासान पर भी अपना अधिकार कर लिया। देखिए हुआ क्या कि इसका जो विद्रोही था इस्माइल खान से वो क्या कर लिया, संधि कर लिया, ठीक है। उसके बाद उसके सहायता से 1511 ईस्वी में वो समरकंद पर ही नहीं बल्कि पूरे बुखारा और खुरासान, उसका जितना भी साम्राज्य था पूरा पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार ताशकंद से लेकर काबुल तक संपूर्ण मध्य एशिया का विस्तृत साम्राज्य उसके अधिकार में आ गया। इस प्रकार क्या हुआ कि ताशकंद से लेकर के काबुल तक संपूर्ण मध्य एशिया का विस्तृत साम्राज्य था बाबर के कब्जे में आ गया। समरकंद और उसके निकटवर्ती प्रदेशों का पर बाबर का अधिकार क्षणिक सिद्ध हुआ। अब हुआ क्या कि समरकंद और उसके निकटवर्ती जितने भी प्रदेश थे उस पर बाबर का पूरा तरीके से क्या हो गया, अधिकार हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके आगे हम लोग जानेंगे क्या बाबर की विजय, मतलब बाबर की क्या क्या उपलब्धियां थी, ठीक है। जैसे बताया गया कि बाबर का साम्राज्य निर्माता और विजेता के रूप में इसका मूल्यांकन करना है, तो इसका क्या क्या विजय था। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि बाबर ने के काबुल वापस लौटते ही दौलत खां ने आलम खां को परास्त कर संपूर्ण पंजाब पर अधिकार कर लिया। बाबर का काबुल वापस लौटते ही क्या हुआ कि दौलत खां ने आलम खां को परास्त कर संपूर्ण पंजाब पर अधिकार कर लिया। आलम खां बाबर से सहायता मांगने के लिए काबुल आया। अब आलम खां क्या किया, बाबर से सहायता मांगने के लिए कहाँ आया, काबुल आया। अब बाबर ने पंजाब के मुगल सरदारों से आलम खां की सहायता करने से कहा। अब बाबर ने क्या किया, पंजाब के मुगल सरदारों से आलम खां की सहायता करने के लिए कहा। जब आलम खां भारत आया तो उसने बाबर को धोखा दिया। अब जब क्या हुआ कि जब आलम खां भारत आया तो उसने बाबर को धोखा दिया था और दौलत खां से मिल गया। और क्या हुआ, वो दौलत खां से मिल गया। इस पर बाबर बहुत क्रोधित हुआ। इस पर बाबर जो था बाबर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने अकेले ही भारत पर विजय प्राप्त करने का निश्चय किया। और वो जो उस समय सोच लिया कि हम अकेले भारत पर अपना विजय प्राप्त करेंगे, हमको किसी का कोई ज़रूरत नहीं है।
अब देखिए उसका क्या होता है कि उसका जो भारत पर कब्जा करने का जो प्रोसेस है अब धीरे धीरे शुरू होता है। ठीक है, पहला में क्या किया था, वो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था। ठीक है, देखिए बताया गया है नवंबर 1525 में बाबर भारत को जीतने के उद्देश्य से काबुल से चला और लाहौर तक बिना किसी बाधा तक पहुंच गया। हुआ क्या कि 1525 में बाबर जो था भारत को जीतने के उद्देश्य से काबुल से चला और लाहौर तक बिना किसी बाधा के पहुंच गया। उसके बाद क्या हुआ, पंजाब का शासक दौलत खान लोधी उसे रोकने में असफल रहा। अब हुआ क्या कि पंजाब का जो शासक था दौलत खान लोधी उसे रोकने में असफल रहा कि वहाँ से वो उसको रोक ही नहीं पाया। बाबर ने उसे बंदी बना लिया और कुछ दिन पश्चात बंदी अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई। अब हुआ क्या कि बाबर जो था उसको अपना बंदी बना लिया था और बंदी में रहते ही वो उसका मृत्यु हो गया था। आलम खां लोधी ने भी स्वयं बाबर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। अब हुआ क्या कि आलम खां जो था वो स्वयं क्या कर दिया, बाबर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। अब बाबर दिल्ली की ओर अग्रसर हुआ। अब जो है बाबर जो था दिल्ली की ओर अग्रसर मतलब दिल्ली की ओर बढ़ते गया। दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोधी उसका मुकाबला करने के लिए पंजाब की ओर बढ़ा। अब वहाँ पे कौन था कि दिल्ली का सुल्तान कौन था, इब्राहिम लोधी था। अब इब्राहिम लोधी जो था उसका मुकाबले करने के लिए पंजाब की ओर बढ़ा। इतिहासकारों के मतानुसार बाबर की सेना में केवल 1200 सैनिक थे। उस समय जो था बाबर के सैन्य में जो था केवल 1200 सैनिक थे, जबकि इब्राहिम लोधी के सेना 1 लाख सैनिक थे। जबकि इब्राहिम लोधी के सेना में कितने लोग थे, कितना सैनिक थे, 1 लाख सैनिक थे। पानीपत के मैदान में दोनों की सेनाएं एक दूसरे से सम्मुख पहुंच गई। अब पानीपत के लड़ाई के समय क्या हुआ कि दोनों की सेनाएं जो था एक दूसरे के सम्मुख पहुंच गई। 1 सप्ताह तक दोनों सेनाएं अपने आमने सामने डटी रही। 1 सप्ताह तक जो था दोनों के बीच में युद्ध चलता रहा, किंतु दोनों में किसी प्रकार का आक्रमण करने का साहस नहीं हुआ। मतलब देखो एक दूसरे के सामने खड़ा रहा लेकिन आक्रमण करने का साहस नहीं हुआ, मतलब आक्रमण एक दूसरे पर कोई किया नहीं। अब हुआ क्या कि 21 अप्रैल 1526 को युद्ध आरंभ हुआ। अब 21 अप्रैल 1526 को क्या हुआ, युद्ध आरंभ हुआ इन दोनों के बीच में। इब्राहिम लोधी की सेना ने बाबर की सेना पर आक्रमण किया। इब्राहिम लोधी का जो सेना था वो क्या किया, बाबर की सेना पर क्या किया, आक्रमण किया। बाबर ने अपनी सेना की व्यूह रचना कुशलतापूर्वक की थी। अब देखिए बाबर ने क्या किया था, मतलब सेना में संपूर्ण वो था, पूर्ण था। ठीक है, वो अपना सेना का व्यूह रचना जो था कुशलतापूर्वक किया था तथा युद्ध में तुगलकनामा पद्धति का प्रयोग किया था। बाबर की सेना ने 3 ओर से लोधी की सेना को घेर लिया। बाबर की सेना ने क्या किया कि मतलब वो पहले युद्ध नीति बना चुका था। ठीक है, अब बाबर की सेना ने तीनों ओर से लोधी की सेना को घेर लिया। जबकि अफगान बड़ी वीरता से लड़े, अफगानी शासक जो शासक जो थे बड़ी वीरता से लड़े, किंतु बाबर की व्यूह रचना, बंदूकों और तोपखानों व तुगलकामा राजनीति के कारण इस युद्ध में बाबर की विजय हुई। लेकिन हुआ क्या कि बाबर का जो युद्ध नीति था उसके कारण वो लोग क्या हुए, हार गए। उनके युद्ध नीति से वो लोग जीत नहीं पाए और अंततः जो है बाबर का इस युद्ध में क्या हुआ, विजय हुआ और दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोधी युद्ध करते हुए मारा गया। दिल्ली का सुल्तान जो था युद्ध करते हुए क्या गया, मारा गया। इस प्रकार दिल्ली पर जो था बाबर का अधिकार हो गया और भारत में मुगल शासन की स्थापना हुई। ठीक है, इस प्रकार जो था इब्राहिम लोधी बाबर से हार गया और वो मर गया। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे दिल्ली पर जो था किसका अधिकार हो गया, बाबर का अधिकार हो गया। देखिए पहला युद्ध के बाद जो वो दूसरा तीसरा चौथा युद्ध भी लड़ा। ठीक है, तो दूसरा में वो खानवा का युद्ध लड़ा। ठीक है, फिर तीसरा में जो है वो आपका चंदेरी का युद्ध लड़ा। ठीक है, फिर चौथा में जो जाकर के वो घाघरा का युद्ध लड़ा। ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित होने के बाद पश्चात भी अफगान पूरी तरीके से निर्बल हो चुके थे। मतलब पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित होने के पश्चात भी अफगान जो था पूरे तरीके से निर्बल हो चुके थे, मतलब उनके पास साहस बचा ही नहीं था। इब्राहिम लोधी का भाई जो था महमूद लोधी अफगानों को संगठित कर बिहार में बाबर के विरुद्ध तैयारी कर रहा था। मतलब हुआ क्या, उसका जो इब्राहिम लोधी का जो भाई था महमूद लोधी अफगानों को संगठित कर रहा था और बिहार में जो था बाबर के विरुद्ध युद्ध करने का तैयारी कर रहा था। अंततः बाबर ने उसका दमन करने का निश्चय किया। अब क्या हुआ, बाबर ने उसका भी दमन करने का निश्चय किया और उसको भी क्या किया, मार गिराया। देखिए आगे क्या बताया कि घाघरा का युद्ध बाबर का अंतिम महत्वपूर्ण युद्ध था। घाघरा का युद्ध जो था बाबर का अंतिम महत्वपूर्ण युद्ध था। बाबर ने भारत के सिंधु नदी से लेकर के बिहार तक और हिमालय से लेकर के ग्वालियर और चंदेरी तक अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। ठीक है, बाबर ने क्या किया, भारत में सिंधु नदी से लेकर के बिहार तक, हिमालय से लेकर के ग्वालियर और चंदेरी तक अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। निरंतर युद्धों में व्यस्त रहने के कारण बाबर का स्वास्थ्य गिरता गया और 26 दिसंबर
1530 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गया। मतलब वो हमेशा युद्ध में ही पड़ा रहता था, ठीक है। युद्ध के कारण जो था 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में उसका मृत्यु हो गया। किसका? बाबर का। अब देखिए थोड़ा सा निष्कर्ष जान लेते हैं, निष्कर्ष का क्या था। देखिए निष्कर्ष का क्या था कि बाबर अत्यंत वीर और कुशल सेना नायक था। उसने अपनी युद्ध कौशल, तोपखाने और युद्ध नीति के कारण अपने अनेक युद्धों में सफलता प्राप्त किया। वो जो था अपने युद्ध नीति के कारण जो था अनेक युद्ध में क्या किया, अपना सफलता प्राप्त किया था। वह भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करने में सफल रहा और इसी युद्ध नीति के कारण जो था वह भारत में मुगल साम्राज्य का जो स्थापित करने में सफल रहा, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। अगर आपको देखिए इसका दूसरा वाला जो था डिटेल्स जो था खानवा का युद्ध जो लड़ा था वो, ठीक है। और तीसरा वाला जो था चंदेरी का युद्ध, अगर इसका डिटेल्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वहाँ पे आकर जाकर के आप लोग देख लें, ठीक है। अगर चाहिए होगा तो, अगर नहीं चाहिए होगा तो ये आपका काफ़ी था कि आपको मतलब बताने के लिए कि बाबर कौन था, इसके बारे में साम्राज्य निर्माता के रूप में, इसका विजेता के रूप में बताने के लिए वो काफ़ी था आपका। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बढ़िया समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।